हर दिन हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं, लेकिन उसको समझते कितना है। हेडेक हो तो पेन किलर, फॉरगेटनेस हो तो बोलते हैं थक गए हैं। लेकिन क्या ये नॉर्मल है? ये ब्रेन हमें सिग्नल्स दे रहे हैं? आज हम बात करेंगे इसी पर कि कैसे डॉक्टर जो ब्रेन के हिडन सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर विनीत बांगा, one of the leading interventional neurologists of India. सो आज इस हेल्दी टॉक शो पे हम ये बात करेंगे एक डॉक्टर की परिभाषा क्या है, जो डॉक्टर होते हैं कैसे पेशेंट देखे कि कौन बेस्ट डॉक्टर है, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और हम जो इतना हर दिन जो हमारा 24/7 365 डेज जो हमारा ब्रेन काम करता है उसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं। तो आज के ब्रेन के सच में हम डॉक्टर विनीत बांगा से यही बात करेंगे कि कैसे हमारा जो ब्रेन है उसको बेस्ट बना सके, कैसे उसको हम समझे जो हमारे लिए समझता है, और कैसे इसके सिग्नल्स को इग्नोर ना करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस हेल्दी टॉक शो, जिसमें आज हम बात करेंगे ब्रेन के सच पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, मैंने इंट्रोडक्शन में एक लाइन बोली थी कि कैसे एक पेशेंट ये जज करे कौन एक डॉक्टर है जो एकदम सही है उनके लिए। डॉक्टर कैसा होना चाहिए? अच्छा डॉक्टर बुरा डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर ठीक खराब नहीं होता। डॉक्टर वो अच्छा है आपके लिए जो आपकी बीमारी पकड़ के उसका सही तरीके से इलाज कर। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो कोई डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल में हो, उसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो, या वो कुछ ऐसी कुछ बहुत बूढ़ा हो सकता है आपको कोई बीमारी है और उसके लिए आपने 10 हॉस्पिटल में दिखाया, बहुत बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। बड़े की डेफिनेशन अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। भारत की देश में बड़ा डॉक्टर क्या होता है? भारत देश में जिसका अपॉइंटमेंट लेट मिले, बिल्कुल, जिसकी फीस ज़्यादा हो, बिल्कुल, जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस डॉक्टर के पास गए, और ऐसे कई डॉक्टर के पास गए, और आपको शायद सिर में ही दर्द है और आपका सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, और फिर आप नेक्स्ट डोर डॉक्टर के पास गए और उसको दिखाने के बाद आपका हेडेक ठीक हो गया, तो आपके लिए अच्छा डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर जिसके पास जो बड़ा डॉक्टर बड़ा जो आपके लिए था, या वो नेक्स्ट डोर डॉक्टर जो आपके जस्ट बगल में था जिससे आपका हेडेक ठीक हुआ। तो पेशेंट के लिए सही और अच्छा डॉक्टर वो है जो उसकी बीमारी का इलाज करे। बिल्कुल। अभी जैसे आपने बोला कि बड़ा हॉस्पिटल, लोग तो यही सोच के आजकल जा रहे हैं कि हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर एक 5 स्टार होटल जैसा है, 7 स्टार होटल जैसा है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट हमारा बेस्ट होगा। अगर हम वही कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए तो हमारे ट्रीटमेंट को निगलेक्ट कर दिया जाएगा। क्या ये सच है? नहीं, पूरा सच नहीं है। देखिए, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आज डॉक्टर हैं, जो भी आपको बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में भी मिल रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही आए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग जो अपने ज़िंदगी के करीब 12-15 साल हैं, वो करीब मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही किए हैं, और उन पेशेंट्स के साथ रह के ही सीखा है, उन्हीं के साथ रह के इस सब चीज़ को सीखा है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम है वो है कि इतना ज़्यादा ओवरलोडेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी कहूँ कि हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, आप इस पॉडकास्ट के साथ 4 पैरेलल और पॉडकास्ट चलाओ, तो क्या आप फोकस कर पाओगे मुझ पे? क्या आप मेरा उतना ध्यान रख पाओगे जितना आप अब मेरा ध्यान रख रहे हो? नहीं रख पाओगे। यही प्रॉब्लम है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास भी है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना यूज है। इंडिया में क्या हो रहा है, आप बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हो, बहुत बड़े एक्सप्रेसवे बना रहे हो, और कुछ दिन में उन्हीं एक्सप्रेसवे पे जाम लग जाता है। आप कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोडेड है तो वो कोलैप्स कर जाएगा, वो कभी भी इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। तब भी मैं कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब बात आती है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, बड़े हॉस्पिटल्स की। ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिट तक। इवेंचुअली आप कितनी भी महंगी कार ले आएं, उस कार को चलाने वाला ड्राइवर वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका ड्राइवर अच्छा नहीं है तो आप भले ही 5 करोड़ की कार ले आए, वो एक्सीडेंट कर देगा। और अगर आपका ड्राइवर अच्छा है तो हो सकता है आप एक डिसेंट कार लाएं 10-12-15 लाख की, और बढ़िया आप आराम से बैठे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा है। बट उससे भी अच्छी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में आपको इंडिविजुअल फोकस दिया जाता है, आप पर फोकस किया जाता है। वो ओवरलोडेड सिस्टम नहीं है, आप पे टाइम दिया जाता है, अटेंशन दिया जाता है। एग्जैक्टली। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा, जैसे पुराने टाइम में होते थे ना। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। जब मैं MBBS के लिए प्रिपरेशन कर रहा था 12th क्लास के बाद, तो 2002 की बात,
तो मेरे पास ऑप्शन आया कि कोचिंग। अब उन्होंने कहा कोचिंग करने जाना है, कोचिंग में इस कोचिंग का अच्छा नाम है, ये बहुत अच्छी कोचिंग है, ये बहुत अच्छी फेमस कोचिंग है। तो हम लोग भी अपने घर से, छोटे शहर में रहता था मैं, और अपने घर से निकला बोरिया बिस्तरा बांध के कि कोचिंग करेंगे, इस सेंटर का नाम बहुत अच्छा है। मैं उस सेंटर पे गया, कुछ ट्रायल क्लासेस होती। ट्रायल क्लास में क्या था कि 225 बच्चों का क्लास था, एक टीचर आता था और वो माइक पे बोलता था और हम पीछे बैठ के सुनते रहते थे। आपको सवाल पूछने का बहुत कम टाइम मिलता था। बहुत बार मैंने ये महसूस किया उन ट्रायल क्लासेस में कि जब हम सवाल पूछते थे तो जो टीचर उस बात का एट टाइम्स मजाक बना देते थे या घुमा के बताते थे, लेकिन इंडिविजुअल फोकस नहीं था। वो अटेंशन जो चाहिए थी वो नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर था, नाम था, सब कुछ था। लेकिन फिर मैंने एक छोटी कोचिंग ज्वाइन करी जहाँ पे कम बच्चे थे, 30-35 बच्चे थे, टीचर थे उन्हीं कोचिंग से आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन था। और ये फ़र्क है गवर्नमेंट प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर में। प्राइवेट केयर में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन आपको अटेंशन और फोकस जो चाहिए एक पेशेंट को, जो टाइम चाहिए, वो भी मिलता है। हाँ, उसका एक कॉस्ट होता है, बट वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट संतुष्टि नहीं हो रहा आपके कंसल्टेशन से तो कैसे काम होगा। लेकिन हाँ, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट कम्स एट अ कॉस्ट। यस, जो सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो सर, अभी आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक हमें उदाहरण दे रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर नहीं होते तो आप इस जिंदगी में क्या होते? बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता शायद मैं कोई लॉयर होता, बट मैं लिटरली सोच नहीं पाता हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं होता तो क्या होता। मतलब कई बारी, और मैं आपको बताऊँ, मैं कोई डॉक्टर बाई चॉइस और बाई चांस दोनों मिला के आप माने तो मैं बना हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से ही था कि मुझे डॉक्टर बनना है। आपका शौक नहीं था? ना, शौक भी नहीं था, मेरी एम्बिशन भी नहीं थी। मैं रटने में अच्छा था। मेरे 10th क्लास के टीचर ने बोला, मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ और मैं आपको सच बताता हूँ, मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट 11वीं 12वीं जो स्टैंडर्ड्स किया है, 9th 10th भी, वो मैंने हिंदी मीडियम से किया। हिंदी की किताबें पढ़ी थी, ठीक है। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो एक गवर्नमेंट स्कूल था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में गवर्नमेंट स्कूल में उतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। हम लोग बस एग्ज़ाम के लिए जाते थे देने और एडमिशन लेने, बीच में बहुत कम बार हम जाते थे, ज़्यादातर घर पे ट्यूशन्स करके, होम स्टडी करके, अपना करके। तो मैं जो आखिरी बार प्रॉपर स्कूल गया था वो मैं गया था 8th स्टैंडर्ड में। ओके। उसके बाद जब मैं बैठा किसी क्लास में तो दैट वाज MBBS सीधा। सो 9th 10th 11th 12th में गवर्नमेंट स्कूल में था, जहाँ पे हम बहुत कम स्कूल जाते थे, उतनी पढ़ाई भी नहीं होती थी। और मैंने खुद से पढ़ाई करी, टीचर्स की ऑब्वियसली हेल्प ली, ट्यूशन्स लिए, बट मोर और लेस अपने आप से किया। तो मेरे टीचर थे 10th क्लास में, तो उन्होंने कहा रटने में बड़ा अच्छा है, तो उन्होंने कहा इसको ना बायोलॉजी दिला दो, क्योंकि यूपी बोर्ड में 11वीं क्लास में आपको डिसाइड करना होता है 11th स्टैंडर्ड में कि आपको किस उसमें जाना है, मैथ्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है या बायोलॉजी। बिल्कुल, हाँ। तो हमने डिसाइड किया है कि बायोलॉजी लेनी है। फिर उसके बाद पढ़ते गए और फिर डॉक्टर बन गए। तो मेरे पास कोई ऐसी बहुत खतरनाक कहानी नहीं है आपको बताने के लिए कि मैं आपको कहूँ नहीं ये मेरा इंस्पिरेशन था। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगती थी कि डॉक्टर बन के मैं ठीक कर सकता हूँ। जैसे मेरी मदर को अस्थमा था और उनको काफ़ी सांस फूलता था, मैं उन्हें देखता था वो बहुत परेशान है, तो मैं वो चाहता था कि उस चीज़ को मैं ठीक करूँ किसी तरह से। तो दैट वाज समथिंग, बट ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए इंस्पायर्ड था। कोई मेरी इंस्पायरिंग स्टोरी नहीं, या कोई आपके फैमिली में था जिसने एक लेगेसी बनाई? में कोई डॉक्टर नहीं था। इनफैक्ट कोई डॉक्टर अभी भी कोई डॉक्टर नहीं। अच्छा। मैं अकेला डॉक्टर हूँ अपनी फैमिली का, और अब मेरी वाइफ भी। तो कोई ऐसा मेरे लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि मुझे इसके जैसा बनना है। हाँ, कुछ करना है, कुछ डिफरेंट करना है। और एक स्ट्रगल था अपने टाइम का जो हमने किया, और शायद मैं डॉक्टर नहीं होता तो मुझे खुद नहीं समझ आता कि मैं क्या होता है। मुझे लगता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। जो उन टीचर ने बोला कि ये रटने में अच्छा है, मैंने बायोलॉजी ली और आज मैं डॉक्टर आपके सामने बन के इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, तो ये सब कुछ डेस्टिन्ड था और बहुत अच्छा है जो। बिल्कुल। तो थोड़ा अब हम ब्रेन के सच के बारे में जानते हैं सर। आजकल हर एक जगह पे यही न्यूज़ आता है कि एक 30 साल के लड़के को, एक 30 साल की लड़की को हार्ट अटैक आ गया, जिम करते हुए, कुछ भी करते हुए। बट इस माहौल में कोई भी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात नहीं करता। जैसे हमें हार्ट अटैक आता है तो उसी अटैक हमारे ब्रेन में भी होता है, वैसा ही अटैक। बट उस स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाएं, प्लस ये होता कैसे है, और इसके कुछ तो सिम्टम्स होते होंगे, ये तो नहीं है कि अचानक से आ गया। अगर इसको हम डीकोड कर सके हमारे ऑडियंस के लिए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिस तरीके से हार्ट की ब्लड सप्लाई अगर कट ऑफ हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है।
इसी तरीके से अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो ब्रेन अटैक हो जाता है, जिसको हम स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस, पक्षाघात अलग अलग तरीके से बोलते हैं। इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि आप, अगर मैं मोटा मोटा आपके ऑडियंस को बताना चाहूँ कि जो ब्रेन के 2 साइड होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ब्रेन का लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का पिछला हिस्सा जिसको छोटा दिमाग बोलते हैं वो होश को, बैलेंस को और विजन को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रेन के राइट साइड में कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी, नस ब्लॉक होगी, तो लेफ्ट साइड में कमजोरी आएगी। अगर ब्रेन के लेफ्ट में प्रॉब्लम आएगी तो बॉडी के राइट साइड में आएगी, और अगर ब्रेन के पिछले हिस्से में प्रॉब्लम आएगी तो आपको बैलेंस की दिक्कत, दिखने की दिक्कत या बेहोशी हो सकती है। और ये स्ट्रोक के लक्षण है जिनका एक निमोनिक भी है जिसको हम बोलते हैं बी फास्ट, BEFAST। बी फॉर बैलेंस, बैलेंस की प्रॉब्लम, ई फॉर आई, दिखने की प्रॉब्लम, एफ माने चेहरा, फेस, चेहरे का टेढ़ापन हो जाना, ए आर्म एंड लेग, हाथ पैर में कमजोरी हो जाना, एस स्पीच, बोलने समझने में दिक्कत हो जाना, जबान लड़खड़ा जाना, या लास्ट टी इज टाइम। तो ये बी फास्ट एक निमोनिक है जिससे हम उसको समझ सकते हैं। कमिंग टू द फैक्ट कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है जनरल पब्लिक में। देखिए आज के टाइम में ना, अगर किसी 25 साल के आदमी को भी मस्कुलर पेन होगा ना, मामूली चेस्ट पेन, तो उसको लगेगा हार्ट अटैक ना, फटाफट हॉस्पिटल जाएगा और जाके अपना एंजियोग्राफी कराएगा, ECG कराएगा, कार्डियक एंजाइम्स कराएगा। लेकिन अगर उसी पेशेंट को थोड़ा बोलने में, जबान में लड़खड़ाहट है, थोड़े चक्कर आ रहे हैं, थोड़े हाथ पैर में सुन्नपन हो रहा है या ताकत नहीं आ रही, तो वो शायद कुछ ना करे, वो क्या करे, तो ऐसे ही मैं थक गया हूँ इसलिए हो गया, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा। और यही प्रॉब्लम आती है क्योंकि ब्रेन जो है आपको वार्निंग सिग्नल्स देता है बहुत बार, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में उतने ना तो लक्षण के बारे में बात की जाती है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हम डॉक्टर्स की भी है, हम लोग ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल। आपको जिम में दौड़ते दौड़ते एक्सपायर हो गया तो उसको बोला जाता है हार्ट अटैक हो गया। एक बार अभी रिसेंट न्यूज़ आई थी कि एक पेशेंट जो रनिंग जिम कर रहे थे उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, तो उसको भी हार्ट अटैक करके पोर्ट्रे कर दिया गया। बट ब्रेन जो है आपकी गाड़ी का इंजन है, ब्रेन अगर ब्रेन है तो हार्ट है। बिल्कुल। तो अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेन कितना इम्पोर्टेंट है, आपने बॉडी में जब कभी हॉस्पिटल में पेशेंट है तो बोल देते हैं ब्रेन डेड है, अब इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दो। ब्रेन डेड मतलब अगर आपका हार्ट भी चल रहा है, किडनी भी चल रही है, लिवर भी चल रहा है, तो सब यूजलेस। तो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे आपको बोला कि ब्रेन, अगर आपकी बॉडी एक ट्रेन है तो ब्रेन उसका इंजन है, और इंजन के बिना आपकी बॉगी कितनी भी अच्छी हो कोई फायदा नहीं, गाड़ी चलने नहीं वाली, बिल्कुल अंदर बैठे बैठे ही रहोगे। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अवेयरनेस बहुत कम है। इनफैक्ट अगर मैं आपको डेटा बताता हूँ, जो डेटा बोलता है वो ये बोलता है कि हर 40 सेकंड में किसी पेशेंट को इंडिया में स्ट्रोक होता है, और हर 4 मिनट में किसी ना किसी की स्ट्रोक की वजह से डेथ हो जाती है। इतना ज़्यादा बड़ा जो ये नंबर्स हैं ना, तो आप समझिए कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन इंसिडेंस को आप देखें तो बहुत हाई इंसिडेंस है स्ट्रोक का, इतना ज़्यादा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इनमें से 20% पेशेंट्स जो हैं उनकी एज 50 से कम। ओके। तो स्ट्रोक यंग में भी हो सकता है, ओल्ड में भी हो सकता है। स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर वही हैं जो हार्ट के हैं, जैसे शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा होना, ये सेम रिस्क फैक्टर हैं जो कि हार्ट अटैक के हैं, वो स्ट्रोक के हैं। क्योंकि ब्लड गार्ड आया तो वो कहीं भी क्लॉट हो सकता है। वो हार्ट में क्लॉट होगा तो हार्ट अटैक होगा, वो ब्रेन में क्लॉट होगा तो ब्रेन अटैक होगा। हाँ, लक्षण है। आपने सर 2 टर्म्स बोले, एक ब्रेन स्ट्रोक बोला और एक ब्रेन हैमरेज बोला, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं कि अलग अलग होते हैं? सी, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है कि पेशेंट को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में ब्लड सप्लाई में प्रॉब्लम है। अगर वो ब्रेन में क्लॉटिंग हुई है, माना ब्लॉक हो गई है ब्लड सप्लाई, तो उसको बोल देते हैं इस्केमिक। और अगर वही नस फट गई है तो उसको बोल देते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया। ओके। ज्यादातर स्ट्रोक जो होते हैं 85% तक वो इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, जिसमें ब्रेन में क्लॉटिंग होती है, मतलब ब्लॉक हो गई ब्लड वेसल। लेकिन 15% पेशेंट्स में ब्रेन में ब्लीडिंग भी होती है कि जो नस है वो फट गई ब्रेन की, तो उसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग आ गई, जैसे सुनामी आ गया। जी, बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। सो ब्रेन स्ट्रोक 2 टाइप के हो गए, इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। लेकिन जब हम जनरली स्ट्रोक की बात करते हैं, क्योंकि ज्यादा कॉमन इस्केमिक स्ट्रोक है जिसमें क्लॉट हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक इज इक्विवेलेंट टू इस्केमिक स्ट्रोक। बट ऐसे आप पूछें तो 2 टाइप के स्ट्रोक। ओके। एंड अभी हम 2 चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो सर दिल का और दिमाग का क्या कनेक्शन है, अगर मैं आपसे ये बात करूं? और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दिल से सोचो, द डिसीजन लेना है तो दिल से मत लो, दिमाग से लो, तो मतलब इसका कनेक्शन क्या है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आप दिल से लो डिसीजन, दिमाग, आपको लगता है आप दिल से ले रहे हो डिसीजन, लेकिन आप लेते सब कुछ दिमाग से हो। बिकॉज आपका हार्ट आप सोच नहीं सकता। जो बोलते हैं ना, दिल है कि मानता नहीं, मेरा दिल तुझ पे आ गया है,
है ना, दिल मन उदास हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब कुछ यहाँ से होता है, ब्रेन से होता है। और ब्रेन में इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स, देयर आर गुड Yes. केमिकल्स, पॉजिटिव केमिकल्स, देयर आर बैड केमिकल्स, नेगेटिव केमिकल्स। ये केमिकल इम्बैलेंस और केमिकल क्या लेवल पे हैं आपके ब्रेन में, यही डिसाइड करता है कि आप खुश हो, दुखी हो, अच्छा Yes. फील कर रहे हो, खराब फील कर रहे हो। इसमें हार्ट का कोई वो नहीं है। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका काम है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना, और उस हार्ट को भी सिग्नल ब्रेन ही देता है कि कब तुझे तेज पंप करना है। बोले नहीं, ये मेरी एक खूबसूरत लड़की सामने आ गई या मेरी एक्स सामने आ गई तो मेरा दिल तेज धड़कने लग गया। वो तेज इसलिए धड़कने लग गया कि जब आपने उसने देखा तो आपका ब्रेन का एक हिस्सा जो इमोशन से कंसर्न्ड है वो स्टिमुलेट हुआ, उसने एक केमिकल रिलीज किया, बिल्कुल। जिस केमिकल ने नर्व के थ्रू आपके हार्ट को सिग्नल दिया और आपका हार्ट तेज बीट करने लग गया। बट यहाँ दिल का कोई रोल नहीं है, सब दिमाग से हो रहा है। सब दिमाग से होता है। तो सर मुझे आपसे ये जानना था कि आपका तो इतने साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, तो आपके पास ऐसा कोई केस आया था जिसको आपने देख के आप खुद थोड़े शॉक हो गए या सोचने पे मजबूर हो गए कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी केस आ सकता है? हाँ, मैं बताता हूँ। ऐसे बहुत सारे केस आए हैं, बट एक केस जो मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो एक यंग रेसलर थे हमारे, अभी भी हैं, अब ही इज़ माई फ्रेंड नाउ। तो रेसलर हैं और पहले रेसलिंग करते थे, फिर बाद में रेफरी बन गए। एंड वो आए मेरे पास सडन अनकॉन्शियसनेस करके हॉस्पिटल में। तो करीब रात का टाइम था, तो हमने देखा तो उनकी जो मैंने आपको बताया कॉन्शियसनेस पीछे से कंट्रोल देती, ब्रेन की एक मेजर ब्लड वेसल जो थी उसमें क्लॉट आ गया था, ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं पहुँच रही। और हमें, और उसके ब्रेन में काफ़ी सिग्निफिकेंट डैमेज था। पर ही वॉज यंग, उनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, शुगर नहीं था, बीपी नहीं था, स्मोक नहीं करते थे, अल्कोहल नहीं लेते थे, कोई लाइफस्टाइल अदरवाइज फिट थे, रेसलर जैसे मैंने आपको बताया। और उनके ब्रेन में काफ़ी डैमेज था, हमें उम्मीद बहुत कम थी कि वो ठीक होंगे। हमने उनके ब्रेन की सर्जरी करी, क्लॉट निकालने का एक सर्जरी होती है जिसमें हम टांग के रास्ते बिना चीर फाड़े ब्रेन में जाते हैं और उसमें से क्लॉट को खींच के निकाल देते हैं, जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। हमने उनकी वो सर्जरी की, हमें उम्मीद बहुत कम थी कि वो ठीक होंगे क्योंकि ब्रेन में डैमेज काफ़ी ज़्यादा था। बट उन्होंने वो करीब 1.5-2 महीना हॉस्पिटल में रहे, कोमा में रहे, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, उनकी फैमिली ने बहुत मेहनत करी। आज ही कैन स्विम, ही कैन वॉक, ही कैन डू एवरीथिंग। तो वो एक लाइव एग्जाम्पल था मेरे लिए कि यंग एज में किसी 32 साल के आदमी को बिना किसी रिस्क फैक्टर के भी स्ट्रोक हो सकता है। और दूसरा, अगर आपके किस्मत अच्छी है, भगवान आपके साथ है और आप मेहनत करते हो, तो आप कितनी भी खराब कंडीशन से, स्थिति से रिकवर कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों के लिए ही मेरे लिए बहुत एक लर्निंग लेसन था। कई बार जो डॉक्टर होते हैं ना, वो भगवान बनने की कोशिश करते हैं। तो मैं हमेशा अपने जूनियर्स को बोलता हूँ कि आप क्या इंडिया में पब्लिक डॉक्टर को भगवान का दर्जा देती है। तो कई बार क्या होता है कि ना, आपको गलत फहमी होने लग जाती है। जो सेक्रेट गेम्स में आपने देखा ना, आपको उनको लगता है साला आपको नीच भगवान है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। डॉक्टर को लगने लगता है नहीं, मैं ही भगवान हूँ, मैं इसके लिए डिसीजन ले सकता हूँ। तो एट टाइम्स आपको पेशेंट फैमिली को सब बता देना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले गॉड। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना। बिल्कुल, यू शुड ऑलवेज गिव पेशेंट दैट चांस, यू शुड ऑलवेज गिव लक दैट चांस, यू शुड ऑलवेज गिव डेस्टिनी दैट चांस। तो आपको, तो वो एक लेसन ऐसे था कि मुझे ये लगा कि नहीं, ये पेशेंट भी ठीक हो सकता है, क्योंकि उस पेशेंट के ठीक होने का चांस हार्डली 2-4% था, ज़्यादा नहीं। बट तब भी नाउ ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, सो आई कैन सी कि ठीक हो रहा है और इतना अच्छा ठीक हो गया है। बट दैट वाज अ लेसन। सर, आपने एक वर्ड बोला कोमा, तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाए तो हम कोमा, हमने क्या देखा है? हमने मूवीज़ में देखा है कि जब इंसान कोमा में जाता है तो वो बेड रिडन हो जाता है, उसको ना कुछ सुनाई दे रहा है ना कुछ, उसका बस यू कैन से ब्रेन डेड है एक तरीके का हमारे लैंग्वेज में। बट अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो बेसिकली होता क्या है पेशेंट को जब वो कोमा में जाता है? सी, ब्रेन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं होश की, ठीक है। एक अलग अलग अगर स्टेजेस में कराएं, एक तो हम और आप जैसे अभी हम होश में हैं, पूरे होश में, होशो आवास में हम बात कर रहे हैं। एक है कि आपने थोड़ा सा नशा कर लिया या नींद की दवाई खा ली, तो आप होश में तो हैं, आप पूरे होश में नहीं है। मतलब आप थोड़ी सी आपको बेहोशी है, आपको जब आप बहुत थोड़ी सी गहरी नींद में जा रहे हो तो आपको किसी ने जगाया तो आप उठ गए, अनकॉन्शियस रहते हैं थोड़ा, मतलब सब कॉन्शियस हो, मतलब आप अनकॉन्शियस भी नहीं हो बट आप कॉन्शियस भी नहीं हो। उसका बीच का स्टेज है, इसको बोलते हैं ड्राउजीनेस हमारी भाषा। ओके, ठीक है। तो आप पूरे बेहोश भी नहीं हो लेकिन थोड़े से होश में भी पूरे नहीं हो। जैसे कि कोई लोग बोलते हैं कि शराब पी के हो गया या नींद की दवाई खा के हो गया, या जब आप सो रहे हो और आप कच्ची नींद में हो तो एकदम आपको किसी ने, एक ये स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज हो गई कि मैंने आपको बहुत अपना स्टिमुलस दिया, बहुत जगाया, झकझोड़ा, पेन दिया, तब भी आप नहीं उठे, तो आप
ज्यादा बेहोशी में, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी बॉडी ऐसे मूव कर रही है। और एक लास्ट स्टेज हो गया कि मैं आपको कितना भी पेनफुल स्टिमुलस दे लूं, कितना भी आपको हिला लूं, जगा लूं, बता लूं, तो आप नहीं। तो ये 4 स्टेज हो गई, एक फुल कॉन्शियसनेस, एक लास्ट वाली जो स्टेज है उसको बोलते हैं कोमा या फुल्ली अनकॉन्शियस, और बीच वाली स्टेज जिसमें आपको झकझोड़ के मैं जगा सकता हूँ उसको बोलते हैं ड्राउजीनेस, और जो बीच वाली 3rd स्टेज है जिसमें आप ज्यादा बेहोश हो लेकिन कोमा वाली स्टेज में नहीं हो, उसको बोलते हैं स्टुपर। तो ये ब्रेन की स्टेजेस होती हैं, डिपेंड करता है कि ब्रेन में कितना डैमेज है, कई बार स्वेलिंग की वजह से, कई बार इन्फेक्शन की वजह से, कई बार ब्लड सप्लाई पूरी ना हो पाने की वजह से, कई बार टॉक्सिन्स की वजह से ब्रेन ऐसा रिस्पॉन्ड करता है। तो आप इस स्टेज में हो सकते हो कॉन्शियस टू कोमाटोज, बीच में आ गया आपका ड्राउजीनेस, स्टुपर, और ये दोनों स्टेज। तो ऐसा होता है। तो साइंटिफिकली अगर आप देखो तो इस तरीके से हम पेशेंट को बताते हैं। तो कोमा में जब कोई जाता है, जैसा आपने इतना अच्छा हमें एग्जाम्पल दिया, तो बोला जाता है कि अगर कोमा पे भी इंसान है बट ही इज़ लिसनिंग टू यू, अगर आप कुछ उनके साथ एक्शन करोगे तो समवेयर वो कनेक्शन जा रहा है। तो ये क्या सच होता है? हमारा उस टाइम पे इतना ब्रेन, आपने जैसा बोला कि बिल्कुल भी उसमें एक्टिव नहीं होता है, तो ये जब लाइन डॉक्टर्स की तरफ से आती है, लोगों की तरफ से आती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर जब कोमा में होते हैं तो कोमा के कारण का पता होना बहुत जरूरी है। कोमा का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके हाथ पैर नहीं हिल रहे, आप लेटे हुए हो, आपके हाथ पैर नहीं हिल रहे, लेकिन हो सकता है आप सब कुछ सुन रहे हो, समझ रहे। लेकिन जो कोमा डॉक्टर जब बोल देते हैं कोमा में है, उसका मतलब है मरीज गहरी बेहोशी में है, उस समय वो कुछ बोल सुन समझ नहीं सकता। तो ये एक मिथ है कि मरीज बहुत गहरे कोमा में है लेकिन सब कुछ बोल समझ पा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो कोमा में है तो वो डेफिनेटली ना तो समझ सकता है, ना कुछ फील कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। अगर मरीज, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन से सिग्नल निकले, नीचे एक हिस्सा होता है ब्रेन स्टेम, यहाँ से हाथ पैर में आते हैं। अब जब आपके इस हिस्से में ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम हो गया तो ब्रेन से तो सिग्नल बन रहा है, ब्रेन कॉन्शियसनेस का सेंटर है, वो सब कुछ महसूस करता है, लेकिन जो रास्ता हाथ पैर के लिए जा रहा था वो बीच में तार कट गई आपकी ब्रेन स्टेम। तो उस समय आप हाथ पैर नहीं हिला पा रहे, सिर नहीं हिला पा रहे, कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका ब्रेन ठीक है तो आप सब कुछ समझ पा रहे हो, बट ये कोमा की कंडीशन नहीं है। तो अगर आपके डॉक्टर ये बोल रहा है कि आप कोमा में हो, तो इसका मतलब है आप कुछ बोल सुन समझ नहीं सकते। ये तभी हो सकता है जब आपके कुछ ब्रेन स्टेम में प्रॉब्लम है, बीच का कनेक्शन कट गया है कि आपके हाथ पैर नहीं चल रहे बट ब्रेन ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है कोमा का। और आजकल से मुझे लगता है, जो मैं आजकल इतने स्टडीज देख रही हूँ या मैं जितने लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, लोग बोल रहे हैं कि हमें ब्रेन फॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेसिकली ब्रेन फॉगिंग होता क्या है और इसके मतलब ये हो क्यों रहा है? आफ्टर कोविड इसको देखने में ज़्यादा आ रहा है। ब्रेन फॉग एक स्टेट है जिसमें आप ना लगातार टायर्ड फील करते हो, फटीग्ड फील करते हो, आपको लगता है कि मैं ना कुछ थका हुआ हूँ, मेरा थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, फोकस नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, इसको हम बोलते हैं ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक मेन कारण आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, वो भी बहुत सारे अननेसेसरी प्रेशर हैं, देन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हमारी नींद अच्छी नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, ये सब मिलके क्या करते हैं, आपके ब्रेन को लगातार स्टिमुलेटेड रखते हैं। अब ब्रेन का मैं आपको बताऊं ब्रेन कैसे काम करता है, कि ब्रेन का अलग अलग एरिया है। अब जैसे आप सड़क पे चल रहे हो तो आपका ध्यान एक ही चीज़ पे होता है ना, अब सड़क साथ में कोई ठेला लगा है या कोई और पास से जा रहा है, आप सब कुछ नोटिस थोड़ी कर रहे हो, तो क्योंकि ब्रेन क्या करता है, जो बिना काम की चीज़ें होती हैं उन सबको फिल्टर करके निकाल दे और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करवाएगा जो ज़रूरी है, और उस लोब को बोलते हैं फ्रंटल लोब। आपके ब्रेन में 10 चीज़ें चल रही हैं तो आपका जो ये फोकस है ना, ये नहीं रहता प्रॉपर, और जब फोकस नहीं रहेगा तो फिर आप फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, तो फिर चिड़चिड़ापन, चीज़ों को याद ना रहना, डिसीजन नहीं हो पाना, वो सब होता है। इसीलिए जब आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे होते हो, कुछ स्ट्रेस चल रहा है ब्रेन में, वर्क प्रेशर चल रहा है, तो इसलिए आप फोकस अटेंशन नहीं ले पाते, क्योंकि ब्रेन में लगातार अलग अलग एरिया स्टिमुलेट हो रहे हैं। मतलब मैं आपको कहूँ कि आपको इस यहाँ से अपने घर जाना है और उसका एक रास्ता है, लेकिन आप उस रास्ते पे जाने की बजाय कभी इधर गए, फिर उस रास्ते से वापस आ गए, फिर दूसरे रास्ते पे गए, वहाँ से वापस आ गए, तो आप कभी घर पहुँचोगे? नहीं। तो यही होता है जब आप लगातार अपने ब्रेन को स्टिमुलेटेड रहते हो, कभी ये एरिया स्टिमुलेट हो गया, कभी ये हो गया, कभी ये हो गया, लेकिन आपका जो डायरेक्शन था, जो एरिया स्टिमुलेट होना चाहिए था, जिस रास्ते पे आपको जाना चाहिए था, आप उस पर गए ही नहीं। और फिर आप उसी को बोल देते हो फॉग। फॉग में क्या होता है, धुंधला हो जाता है सब कुछ, बिल्कुल आपको रास्ता नहीं दिखता। तो आपका ब्रेन का अगर अलग अलग एरिया स्टिमुलेट हो जाएगा तो आपको वो रास्ता नहीं दिखेगा जो आपका एंड डेस्टिनेशन है, तो आप उस डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, और फिर आपको सिम्टम आएंगे जो कि मैंने आपको बताया, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सिर दर्द होना,
मैं याद ना रहना चीज़ों पे, फोकस नहीं कर पाना, और इन्हीं सब सिम्टम्स को हम नाम दे देते हैं ब्रेन फॉग का। और कोविड के बाद ये ज़्यादा आया है, डेफिनेटली आया है, क्योंकि कोविड के बाद कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं। एक तो कोविड इटसेल्फ हैज़ कॉज्ड ब्रेन फॉग, यस। बट उसके बाद हमारा जो ऑनलाइन स्क्रीन टाइम था वो बहुत बढ़ गया। हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जैसे जहाँ पे आपने जो इतने सारे हमारे इन्वायरमेंटल चीजें हैं जो इसको कॉज कर रहा है, जो जी। आपने मेंशन किया। तो उन सब में एक चीज़ जो कोविड के बाद ये सब चीज़ें बढ़ गई। यस सर, अभी आप बोल रहे थे कि फोकस नहीं कर पाता है ब्रेन, तो हम लोग बोलते हैं ना कि मल्टीटास्कर बनो, ये भी कर लो वो भी कर लो एक टाइम पे। तो क्या ये मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन को खराब तो नहीं कर रहा है? सी, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। अभी मैं Okay. आपको कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूँ। ओके लोगों को लगता है आप मल्टीटास्क कर सकते हो, ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। ओके, साइंटिफिकली आप बात कर रहे हैं? यस, ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आप टास्क के बीच में स्विच कर सकते हो, माना मैं ये कर रहा हूँ, अब मैं कितना फास्ट दूसरा काम कर सकता हूँ, तो स्विच तो कर सकते हो एक टास्क से दूसरे टास्क पे, लेकिन एक साथ आप 4 काम नहीं कर सकते, ब्रेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक टाइम पे एक ही कनेक्शन जलेगा, एक ही बत्ती जलेगी। आपने इस एरिया के ब्रेन को, माना मैंने किसी चीज़ को देखा तो मेरा देखने वाला एरिया स्टिमुलेट हुआ, मैंने सुना तो सुनने वाला हुआ, देखा सुना दोनों एरिया स्टिमुलेट हो गए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाओगे ना। अब मैं आपका, माना ये मैं कप उठा रहा हूँ हाथ में, तो अब इस समय मैं कप ही उठा सकता हूँ। उस समय मैं जिस मोमेंट पे ये कप उठाने के लिए मेरा हाथ जा रहा है, तो मेरा ब्रेन सिर्फ यही काम कर सकता है, उस समय मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो मल्टीटास्किंग ब्रेन नहीं कर सकता। ब्रेन टास्क के बीच में स्विच कर सकता है, और आप जितना फास्ट स्विच करोगे तो आपको लगता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो, बट मल्टीटास्किंग नहीं होती। मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। सो जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो आप, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, आप ब्रेन को कैसे कंपेयर करो। अगर आप, मैं ब्रेन को एक स्ट्रक्चर आपको सीधे भाषा में बताऊं, तो ब्रेन को आप कंपेयर करो एक ट्रांसफार्मर, एक बिजली का सर्किट, ठीक है, और शहर जैसा मान लो, उसमें हजारों करोड़ों अरबों नर्व हैं जिनके आपस में कनेक्शन है, जैसे आपकी सड़कें। बिल्कुल ठीक है, अब आपको यहाँ से अपने घर जाना है तो आपको एक सड़क पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आपका सड़क का मैंने मेज बना रखा है, चक्रव्यूह जैसा बना रखा है, कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी इधर जा रहे हो। जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो कभी आप उस सड़क पे चले गए, कभी उस सड़क पे चले गए, आप घर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि आप एक सीधे रास्ते पे ही नहीं जा रहे। यस। आप उस चक्रव्यूह में फंस गए हो। तो ये कारण होता है कि जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेन फॉग हो गया, या मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो आप अब कुछ लोग फास्ट मल्टीटास्कर होते हैं जो कि टास्क के बीच में स्विच कर लेते हैं, तो वहाँ मल्टीटास्किंग हो जाती है, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। सर, आजकल हम तो यूट्यूब पे बहुत सारा देखते हैं, हर एक दूसरा इन्फ्लुएंसर यही बात करता है, हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन, हाउ टू मेक इट 10x मल्टीटास्कर। तो अगर देखा जाए, अगर हम एक जो हमारा इनिशिएटिव है थ्रू हेल्दी टॉक शो, कि हम लोगों तक अवेयरनेस फैलाए, तो ये जो इन्फ्लुएंसर बात करते हैं कि ब्रेन योर ट्रेन लाइक दिस, इतने बजे उठो तो आपका ब्रेन इस मूड में रहता है, जैसे अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, आप इसको 10x मल्टीटास्कर बना सकते हैं, तो क्या रियलिटी है एज अ न्यूरोलॉजिस्ट? देखिए, नथिंग अगेंस्ट एनी इन्फ्लुएंसर एंड आई रिस्पेक्ट ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी कि जो कुछ सोशल मीडिया पे आ रहा है वो सब कुछ सच नहीं है। सेंसेशनलाइज करना आजकल टीआरपी पाने का एक तरीका है, और कई बारी हम उसी शॉर्टकट में चले जाते हैं, और हमको लगता है कि हम सेंसेशनलिज्म करें, हम सच ना बात करें, हम बस हवा में बात कर लें तो कुछ नहीं। यस, ये एक बहुत बड़ा आजकल प्रॉब्लम चल रहा है, जहाँ पे कि मैं रिपीटेटिवली नोटिस कर रहा हूँ कि हम आपने एक मूवी देखी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन? नो, ये मैंने तो देखना। सो ये हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन ना, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसा है। एक आर्टिफिशियल दुनिया है जिसमें एक ड्रैगन है, एक बच्चा है जो अपने ड्रैगन को ट्रेन कर रहा है। ऐसा होता नहीं। हाउ टू, इतना आसान अगर अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता तो हमारे सन्यासी योगी हिमाचल में जाके तप ना कर रहे होते, योगा ना कर रहे होते, सब उन्हीं इन्फ्लुएंसर का वीडियोस देख रहे होते और सबका ब्रेन मस्त चल रहा होता। हर दूसरा बच्चा आइंस्टाइन बन जाता, हर तीसरा बच्चा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाता। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे हैं, दे आर नॉट राइट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके बारे में बात करें। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे ही आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं जिससे कि आपके ब्रेन का ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा कुछ कर दो कि मैं या 15 मिनट की रूटीन फॉलो कर लो या 20 मिनट की रूटीन फॉलो कर लो तो आपका दिमाग आइंस्टाइन जैसा बन जाएगा या सुपर फास्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा है। आपका, मेरा, ये जो भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका, जो शायद एडिटिंग करेंगे 4 दिन में उनका,
ठीक है, सबका दिमाग भगवान ने एक होमोसेपियंस का 1465 सीसी का दिमाग बनाया, ओके। ठीक है, उतना ही वॉल्यूम है सबका, किसी का ना कम है ना किसी का ज्यादा है। हाँ, किसी ने ज्यादा यूज किया, किसी ने कम यूज किया, और हो सकता है किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट हो, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट हो। जैसे मैं हूँ, मुझे एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे मेरे मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे बात करने में इंटरेस्ट है, दैट इज वाई ऑन योर पॉडकास्ट। हो सकता है कोई और डॉक्टर हो जो बहुत इंट्रोवर्ट हो, जिसको मरीज देखने में बहुत इंटरेस्ट हो, जो बहुत अच्छा डॉक्टर हो, लेकिन हो सकता है वो पॉडकास्ट ना करता हो। एग्जाम्पल के लिए मेरी वाइफ, ठीक है, शी इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर, तो लेकिन वो आर्टिस्ट है, वो ड्राइंग करती है, वो आर्ट बनाती है, वो गाना गाती है। हो सकता है एक दूसरा तीसरा आदमी वो ना करता हो सकता है जो आपका एडिटर हो उसको वीडियो एडिटिंग में महारत हासिल। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि वो जो ट्रेन योर ब्रेन है उसको आप किस चीज़ से अच्छा मानो। तो ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, एक मिसइन्फॉर्मेशन है जो चल रही है। और बहुत सारे आजकल होते हैं ना, आप अपने बच्चे को ये गेम खिला दोगे तो वो बहुत तेज हो जाएगा। अरे भाई, उनसे ये पूछो कि उन्होंने अपने बच्चे को खिलाया है क्या, और उन्होंने अगर खिलाया है तो क्या उनका बच्चा आज आइंस्टाइन बन गया है क्या, उसने कोई नई रिसर्च कर दी है क्या, ठीक है, आप ये पूछो। और दूसरा, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। एग्जाम्पल देखो ना, आप वैभव सूर्यवंशी, यस, ठीक है, अरे मेहनत तो वैभव सूर्यवंशी जैसे और लोगों ने भी करी है। लक है, लेकिन लक के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेहनत। आप मेहनत करोगे, 100 लोग मेहनत करेंगे तो 2 लोगों का लक होगा तो वो आगे जाएंगे। लेकिन मेहनत करना तो प्राइमरी चीज है ना। लेकिन तो वैभव सूर्यवंशी कोई ऐसा तो नहीं है कि अचानक से आ गया तो हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन करके, या हाउ टू ट्रेन योर बॉडी टू ट्रेन डू क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। नहीं तो हर दूसरा आदमी, बहुत लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बहुत फैसिलिटी है, उस बच्चे के पास तो कुछ नहीं था, वो तो गाँव में बैठा हुआ था, रोज ट्रेन से जाता था, प्रैक्टिस करता था, आ जाता था। तो फिर कोई भी बन जाता, सचिन तेंदुलकर कोई भी बन जाए, वैभव सूर्यवंशी कोई भी बन जाए, विराट कोहली, ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सही डायरेक्शन में अपने आप को करें। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट्स नहीं, किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये जो जनरेशन है, हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम शॉर्टकट्स चाहते हैं। ऐसा कोई हमारी जनरेशन नहीं है। पैसा कमाने का शॉर्टकट है जुआ खेलना, लेकिन क्या जुआ खेलना ठीक है? नहीं। डकैती करना, क्या डकैती करना ठीक है? थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए हो सकता है आप शराब पी के नींद आ जाए, सो जाओ, नींद नहीं आ रही तो टेंशन हो रही है तो, लेकिन क्या वो ठीक रास्ता है? नहीं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो हर शॉर्टकट हो वो ठीक हो, और ज़्यादातर केसेस में शॉर्टकट ठीक नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली अगर हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है तो मेहनत करनी होगी, सही डायरेक्शन में काम करना होगा, जिससे हम अपना हर काम तरीके से कर सकें। अभी आपसे अल्कोहल की बात कर रहे थे, तो बेसिकली मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है जिसके कारण वो, मतलब अगर सीधा चलने वाला इंसान टेढ़ा नहीं बिल्कुल उल्टा ही चलने लग जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने आपको बोला ब्रेन इज ऑल अबाउट केमिकल्स। यस। 2 तरीके के केमिकल्स हैं, एक पॉजिटिव केमिकल्स जो ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखते हैं, और एक नेगेटिव केमिकल्स जो ब्रेन को रोकते हैं। जागना है तो पॉजिटिव चाहिए, रुकना है तो नेगेटिव चाहिए, भागना है तो पॉजिटिव चाहिए, रुकना है तो नेगेटिव चाहिए, सोना है तो नेगेटिव चाहिए। अब इनका एक बैलेंस मेंटेन्ड है आपकी बॉडी में कि जब पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव है, जब नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव है, और एक बॉडी की एक रिदम है जिसपे वो बन रहा है। अब अगर इसमें आप कुछ भी बाहर से ले आओगे, जैसे कि अल्कोहल क्या है? एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एक नेगेटिव केमिकल। तो जब आप पियोगे, आपके खून के रास्ते आपके दिमाग में जाएगा तो वो एक दिमाग में नेगेटिव केमिकल एडिशनल पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? आपके दिमाग को दबा देगा। सब कुछ, आपका जजमेंट, आपकी मेमोरी, आपकी चीज़ों को गाइड करने का तरीका, आपका फोकस, ठीक है, आपकी चीज़ों को समझने का जो तरीका है, वो सब कुछ, यहाँ तक कि आपकी चाल, आप शराबी की चाल बोलते हैं ना, कभी इधर लड़का आ गया, कभी तो वो आपका सब कुछ पे कंट्रोल खत्म कर देता है, आपको डिसइनहिबिट कर देता है, आपको ब्रेन को सप्रेस कर देता है। और ये करता है अल्कोहल। इसीलिए जब आप शराब पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपकी जजमेंट, आप देखिए ना कितने सारे क्राइम होते हैं, आदमी ने शराब पी के कर दिया, जब वो उठता है वो कहता है मैंने शराब पी ली थी, मैं सोच ही नहीं पाया, ये मेरे से गलती हो गई। गलती क्या होगी? गलती क्या होती है आप बताइए? गलती की डेफिनेशन क्या है? गलती की डेफिनेशन अगर हम बोले कि किसी सही काम को हमने अलग वे में कर दिया, नहीं, और उसका रिजल्ट। गलती मेरे लिए क्या है कि जो काम मेरे को करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, या जो मुझे नहीं करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। बट ये गलती कौन डिसाइड करता है? जजमेंट। यस। गलत है या सही है, एक सोसाइटी ने एक बनाया हुआ है तरीका कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है, इवैल्यूएट करने का एक अपना, और हमारा ब्रेन उसको जज करता है। अल्कोहल क्या करता है? ब्रेन सप्रेस कर देगा, आपके जजमेंट को सप्रेस कर देगा, फिर आप ज्यादा गलतियां करते हो। कार चलाते पे गलती करते हो, सड़क पे जाते हुए गलती करते हो, आप कहीं पे हुड़दंग करने में गलती करते हो। आप गलतियां क्या, यही तो गलती है, आपका जजमेंट चला गया। शराब ने आपसे, आपका अंदर का जो जज करने वाला इंसान था, जो एक सही इंसान था,
उसको निकाल के आपको कुछ और बना दिया है। क्योंकि आदमी क्या है, जो मैं हूँ आज, मैं क्यों हूँ, आप रितिका जी क्यों हो, या मैं डॉक्टर विनीत क्यों हूँ, मेरे सिर्फ नाम की वजह से नहीं, मेरी पर्सनैलिटी की वजह से। मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। शराब क्या करेगा, आपके ब्रेन के वो आदमी को ही निकाल देगा। तो अगर शराब मेरे अंदर घुस गया तो मैं अब विनीत नहीं बचा, मैं कुछ और ही बन गया, क्योंकि उसने मेरी जजमेंट, उसने मेरी पर्सनैलिटी, उसने मेरा थॉट प्रोसेस सब कुछ छीन लिया मुझसे। ये करता है शराब। इसीलिए अगर आप लगातार शराब पीते हो और आप शराब पीना बंद कर दो तो सडनली आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको कहा था पॉजिटिव नेगेटिव, वो बैलेंस में था। अब यहाँ नेगेटिव ज्यादा आ गया तो आपका ब्रेन सप्रेस स्टेट में चला गया। जैसे ही ये हटा तो ब्रेन सडनली स्टिमुलेट होएगा। इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं, जैसे ही वो शराब पीना बंद करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, पेट दर्द होता है, और फिर इसी को कहते हैं तलब लगना। ठीक है, फिर वो शराब की तरफ वापस भाग जाते हैं। और उसको कंट्रोल करना है, वो बैलेंस वापस आने में टाइम लगेगा, और वहीं हम पेशेंट की हेल्प करते हैं उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्वेश्चन आ रहा था, जब अभी आपने बोला पॉजिटिव केमिकल एंड नेगेटिव केमिकल, तो जो ये आजकल का माहौल चल रहा है, एक तरीके से जो कलयुग चल रहा है, इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा है: डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड लोनलीनेस। और ख़ास करके जो ये जेनजी जनरेशन है, इन लोगों ने डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का जो हाइप क्रिएट किया है। तो बेसिकली जब ये कोई, मैं ये नहीं बोलूँगी, जो इस दौर से गुजरता है, डेफिनेटली उसके जो अपने चैलेंजेस हैं, उससे निकलने का जो अपना मतलब यू कैन से कमिंग आउट ऑफ दैट फेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो बेसिकली जब कोई इंसान ये सब फेज में जाता है तो उनके ब्रेन में ऐसा क्या होता है और इसके क्या तरीके हैं जिससे हम इसको ठीक कर सकते हैं? केमिकल्स। तो ब्रेन इज ऑल अबाउट केमिकल्स। यस।